हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले कुछ दिनों पहले एक यूज़र ABCD जी का एक कमेंट था रिगार्डिंग जो चार्ट मैचिंग होती है उसको लेकर। ठीक है, तो मुझे लगता है एक कॉमन वीडियो इस पे बना के सिंपल एक बात पहले समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम लोग सबसे पहले उठ के जाते हैं और कुंडलियों को आपस में मैच कर देते हैं। मैच करने के बाद ये देखने लगते हैं कि 36 गुण जो हैं उनमें से कितने गुण मिल गए, और फिर गुणों के आधार पे हम चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर समझने की कोशिश करिए। गुण तो तब भी मिल सकते हैं जब एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्लैनेट्स एक पर्टिकुलर तरीके से बैठे हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो सॉफ्टवेयर पे हो रहा है। सॉफ्टवेयर एक तरीके से चीज़ों को फिल्टर कर देता है कि हमने एक ग्रह को यहाँ पे देखना है, दूसरे ग्रह को कहीं और देखना है, तीसरे ग्रह को कहीं और देखना है, और जो कुछ भी हमने फीड किया होगा सिस्टम आपको वैसे के वैसे कैलकुलेशंस निकाल के दे देगा। ठीक है, अब इस आधार पे यदि आप चार्ट को मैच करके मैरिज में उतरते हैं तो चैलेंजेस आने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे आपका एक कंसर्न, आपने कुछ चीज़ों को मेंशन किया और फिर पूछा कि बताइए कैसी चलेगी। पहली चीज़ तो ये कि कभी भी कुंडली में ऊपर की चीज़ों को कभी नहीं बताइए, पूरी की पूरी बर्थ डिटेल दे दीजिए, क्योंकि आप बता देते हो कि कोई ग्रह कहीं पे बैठा हुआ है, अब वो ग्रह क्या कर सकता है वो पता ही नहीं चलता। सपोज ये एक ब्लैंक चार्ट है, ठीक है, यहाँ पे किसी कुंडली में शनि बैठे हुए हैं, वो भी उच्च राशि के शनि बैठे हुए। अब ये उच्च राशि का शनि क्या कर सकता है, ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि ये एक्चुअल में किस नक्षत्र को लेके चल रहा है। ठीक है, इस कारण से जब कभी भी आप लोग कोई भी डिटेल शेयर करते हैं तो कोशिश यही करें कि बर्थ डिटेल शेयर करें। ऐसा कभी ना बताएं कि मेरा ग्रह यहाँ इस राशि में इस रंग का बैठा है। वो हवाई वाली चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उससे हमें यही नहीं पता आपके सोचने का ढंग क्या है और बाकी के ग्रह का प्रभाव क्या है। जब मैरिज के अंदर हम जाएंगे तो मैरिज के अंदर भी कभी डायरेक्टली इस बात से कोई फैसला मत कर लीजिए कि 7th हाउस की स्थिति क्या है लगन कुंडली के अंदर। कई बार ऐसा होता है, 7वें घर को देख के लग रहा होता है कि इसमें तो ग्रह बैठे हैं, खराब परिस्थितियां होंगी, लेकिन मैरिज लाइफ स्मूथ चल रही होती है, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक मैरिज का ही नहीं है, ये हाउस कई अलग अलग चीज़ों को लेकर चलने वाला है। अगर स्पेसिफिकली 7th हाउस किस में जाकर पीड़ित हो जाता हो, आपके नवांश की कुंडली में, जैसे भी आपकी नवांश कुंडली बनी है, अगर उसमें जाके 7th हाउस पीड़ित होता है तब ये कहा जाता है कि हाँ मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंसेस हैं। लगन कुंडली के 7th हाउस में पीड़ित हो जाने से ये जजमेंट कर लेना कि मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है, ये बेवकूफ़ी हो सकती है। हो सकता है कि व्यक्ति का जो जन्म है वो किसी बिजनेस के मकसद से हुआ हो। कई बार लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स के लिए फॉरेन रेसिडेंस में भी 7th हाउस काम करता है। तो ऐसे भी कुछ चार्ट्स आते हैं जहाँ पे मैरिज होती है, हस्बैंड आउट ऑफ इंडिया वर्क कर रहे हैं, वाइफ यहाँ पे रह रही है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी डायरेक्ट जजमेंटल कभी मत होना। दूसरी चीज़, पहले वाले वीडियोस का भी जो बनाए थे तभी समझाया हुआ था, किसी भी हाउस का जो लॉर्ड है वो उस हाउस के रिस्पेक्ट में कैसा बैठा है, इसको पहले इंपॉर्टेंस दे के समझना किसी भी चार्ट के अंदर। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट जिस पे अब चर्चा कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग क्या हैं, मैरिज और प्रोफेशन के अंदर ये दो ही चीज़ें हैं जिसको लेके आप लोग ज़्यादातर क्वेश्चंस करते हो, एक मैरिज और एक जॉब प्रोफाइल प्रोफेशन। अगर आप लोग अपने लाइफ में मैरिज हो या आप अपने लाइफ में अपने जॉब प्रोफेशन से हैप्पी नहीं हो तो इसका सीधा साधा क्या मतलब है, पहले इसको समझना जरूरी है। किसी भी चार्ट को मैच करना वैसे ही है जैसे कि एक व्यक्ति को किसी एक कंपनी में भेज देना और वहाँ पे उसे जॉब करने लगना। अब आप अपने जॉब को क्या सोच के लेते हो कि बस पैसे आ जाएं तो काम चलता रहे तो नौकरी। अगर आप ये सोच के गए हो तो फिर आपको इस बात से क्या मतलब है कि बॉस ने आपको 4 बातें सुना दी, क्योंकि आपका मकसद तो पैसा कमाना था। आप तो पैसा लेने गए थे, आपने तब ये नहीं सोचा कि बॉस का बिहेवियर क्या है, मेरी एफिशिएंसी क्या है, मैं कितना किसी चीज़ पे लग के काम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। इतना सोच के तो हम नहीं गए थे। वही गलती मैरिज के अंदर भी चल रही होती है। क्यों? क्योंकि मैरिज के अंदर लोग एक अपने ही माइंड से चीज़ों को लेके चलते हैं, लविंग पार्टनर हो, केयरिंग पार्टनर हो, कहीं ये तो नहीं हो जाए, कहीं वो तो नहीं हो जाए, ये सारी चीज़ें, ये सब क्या है, ये सब आपके मन की स्थितियां बता रहा है। आपका मन किसी चीज़ को पाना चाहता है, अगर वो उसे पा लेगा तो वो खुश है, अगर वो उसे नहीं पा सकेगा तो वो दुखी हो जाएगा। सीधी सी चीज़ है, आप अपने अंदर बहुत सारे ड्रीम्स को लेके चल रहे हो और अगर आपके ड्रीम सक्सेसफुल हो गए तो आप खुश हो, आपके ड्रीम सक्सेसफुल नहीं हुए, आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हुई तो आप दुखी हो जाते हो। जबकि किसी भी चार्ट के अंदर सबसे पहले इस बात को इंश्योर करिए कि आपका चार्ट, भाई आप एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारे स्पिरिचुअल साइड से अगर हम देखने लगे तो आपको जन्म देने में माता पिता का सिर्फ एक रोल है, जन्म देने की वजह कोई दूसरी ही पावर है। तो जिसने आपको जन्म दिया उसने आपके जन्म के साथ कुछ चीज़ें फिक्स कर दी होंगी।
कि भाई इसके जीवन में ये चीज़ें करानी है। आप अपने आप में एक यूनिक आइडेंटिटी हो, हर एक व्यक्ति हर एक तरीके से एक यूनिक आइडेंटिटी है, उसी यूनिक आइडेंटिटी के साथ ऊपर वाला उसे नीचे भेजता है। तो आपकी यूनिक आइडेंटिटी के हिसाब से आपकी कुंडली बनी होती है। आपकी कुंडली पहले इस बात को फिक्स करती है कि आपकी ज़िंदगी को कैसे चलाना चाहता है ऊपर वाला, और जिस तरीके से वो चलाना चाहेगा चीज़ें वैसे चलेगी। हम क्या करते हैं, हम बीच में वो चैनल को भूल जाते हैं कि हम अपने आप से नहीं, किसी और फोर्स से भी चल रहे हैं, सो कॉल्ड लाइफ, और हम अपनी इच्छाओं को चीज़ों के अंदर लगा लगा के खोजने लगते हैं। अब सपोज करिए कि ये कोई एक लगन कुंडली बना देते हैं, सपोज 3 नंबर से बनने वाली लगन कुंडली है। अब आप जब चार्ट्स को मैच करेंगे प्रोफेशन में जाने के लिए करना हो चाहे मैरिज में जाने के लिए, तो क्या चीज़ों को ध्यान रखना। मान लीजिए 3 नंबर से बनने वाली कोई एक लगन कुंडली है, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। अब यहाँ पे 3 अलग अलग नक्षत्र आ सकते हैं, इसीलिए सिर्फ 3 नंबर को देख के एकदम से कोई फैसले नहीं होंगे। 3 अलग अलग नक्षत्र जो आ सकते हैं वो एक होगा मृगशिरा का नक्षत्र जो कि मंगल के अधीन होता है, एक नक्षत्र आता है जो राहु के अधीन होगा आद्रा, और एक नक्षत्र आ जाएगा गुरु के अधीन। ठीक है, यहाँ पे जो कोई सा भी नक्षत्र आएगा उस पर्टिकुलर ग्रह को उठाइएगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर डिग्री पे आपने अपने आप को इस धरती पे जन्म लिया है, और वो आपके सोचने के ढंग में एक आध हिस्सा जरूर रखेगा। अब मान लीजिए कि 3 नंबर की लगन कुंडली थी, जन्म लेने वाले व्यक्ति का आद्रा नक्षत्र आ गया, राहु आ गया। अब ये राहु जो है ये उसके सोचने का ढंग है। अब आप जिस भी व्यक्ति के साथ, चाहे जॉब में जाते हो चाहे आप मैरिज में जाते हो, जिस भी व्यक्ति के साथ ये राहु फ्रेंडली नेचर रखता होगा, उसी तरीके के सोच वाले व्यक्तियों के साथ आप अपनी जिंदगी में चीजों को स्मूथली चला पाएंगे। पहली कंडीशन, जो भी आपके जन्म लगन कुंडली में वहां पे डिग्री है, उसका नक्षत्र स्वामी का सोचने का ढंग है, उसके जो नैसर्गिक मित्र होते हैं उस नेचर के ग्रह वालों से ही आप अपने अपने जन्म के अंदर कनेक्ट हो सकते हैं। अगर वो उसके नैसर्गिक मित्र नहीं है तो उस कंडीशन में वो तात्कालिक रूप से उससे कोई रिश्ता बना रहे होंगे, उसको देखना पड़ेगा। सपोज राहु आ जाता तो राहु के मित्र कौन होंगे, शनि हो जाएंगे, ठीक है, शुक्र हो जाएंगे। तो ऐसी कोई भी लगन कुंडली जिसमें सोचने के ढंग का स्वामी शुक्र हो, शनि हो, राहु खुद हो, तो फिर तो व्यक्ति चीजों को संभाल लेगा। या फिर कोई दूसरा ग्रह हो, लेकिन कौन से ग्रह नहीं होने चाहिए, मंगल नहीं होना चाहिए। अगर मंगल हो गया सोचने का ढंग तो गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब है 3 नंबर का अगर लगन है और राहु का नक्षत्र है, ऐसा व्यक्ति वृषभ लगन में मृगशिरा नक्षत्र आ जाए, 6 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर, इनमें मंगल के नक्षत्र आते हैं, तो अगर वो मंगल के नक्षत्र से सोचने वाले व्यक्ति के साथ जुड़ेगा तो उसमें टकराव होंगे, नहीं चल पाएगा लंबे समय तक। सोचने के ढंग में अंतर है। जॉब करेंगे कहीं, बॉस का नक्षत्र सोचने का कुछ है, आपका कुछ है, आप अपनी ओर से सलाह दे रहे हो, वो आपकी सलाह को काट रहा है। कई बार आप पॉजिटिव हो, वो नेगेटिव है, कई बार वो पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव हो। इसलिए क्या होगा, कुछ समय तक चलने के बाद चीज़ें डिस्टर्ब होने लगती है। तो पहली कंडीशन, सोचने के ढंग को मिलाना जरूरी है। अगर सोचने का ढंग मिल गया तो आधी खुशी तो अपने आप ही आ गई कि भाई वो भी वैसे ही सोचते हैं जैसे कि हम सोचते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइक माइंडेडनेस। ठीक है, तो मैरिज हो या किसी भी तरह की साझेदारी हो, पहली चीज उसको मिलाना। दूसरी चीज, ये रूल हमेशा याद रखना, फर्स्ट हाउस लॉर्ड और 7th हाउस लॉर्ड हमेशा एक दूसरे के शत्रु होते हैं। अपोजिट नेचर ही कहीं ना कहीं देखने को मिलता है अट्रैक्शन के लिए। तो ऐसे स्थिति में जैसे ये चार्ट है, इसके लॉर्ड यहाँ पे इस राशि के बनते हैं बुध, मर्क्यूरी, कहीं भी बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस मर्क्यूरी का इस जुपिटर के साथ, इस मर्क्यूरी का इस जुपिटर के साथ तात्कालिक रूप से मित्रतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो बुध है ये गुरु से 4 घर आगे पीछे ही बैठे, या जो गुरु है वो बुध से 4 घर आगे पीछे ही बैठे। किसी भी भाव में बैठ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उससे 4 घर आगे या पीछे के रेंज में बैठे। इसमें क्या होगा, फर्स्ट हाउस लॉर्ड उस कंडीशन में अपने 7th हाउस पार्टनर्स को लेकर और अपने मैरिज को लेकर कंसर्न है, फ्रेंडली है। ठीक है, वरना तो ये हमेशा एक दूसरे के तात्कालिक नहीं, परमानेंट वे में देखा जाए तो शत्रु ही हुआ करते हैं। फर्स्ट हाउस लॉर्ड और 7th हाउस लॉर्ड कहीं से भी लगा दीजिए, सूर्य तो शनि, चंद्र तो शनि, बुध गुरु, शुक्र तो यहाँ पे आएगा मंगल, यहाँ मंगल तो यहाँ शुक्र। ये नैसर्गिक रूप से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक अपोजिट नेचर के होते हैं, कुंडली के अंदर इनका
साझा रूप से मित्रवत होकर बैठना जरूरी है। अगर मान लीजिए आप अपनी कुंडली को देख रहे हो और आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेवंथ हाउस के लॉर्ड के साथ फ्रेंडली नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कहीं पर भी मैरिज कर दीजिए, कहीं पर भी मैरिज कर दीजिए, आपकी अपनी ही सोच आपके मैरिज पार्टनरशिप को लेकर उतना उत्साह नहीं दिखाएगी, तो फिर चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। अगर एक गाड़ी में 2 टायर है और एक टायर एक रफ्तार से भागेगा तो पीछे वाले को दूसरी रफ्तार से भगना है। तो इसीलिए पहली कंडीशन आपस में 2 लोगों की सोच का मिलना, दूसरी कंडीशन इंडिविजुअल चार्ट में उस भाव के प्रति क्या रवैया है ये इंपॉर्टेंट है। अगर वो फ्रेंडली है तो फिर आप उसमें नेचुरल इनपुट करोगे, और अगर नहीं है तो कोई एक व्यक्ति इनपुट करता रहेगा, दूसरा व्यक्ति जो है उस पर इनपुट नहीं करेगा, चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। एक चीज। दूसरा फैक्टर ये ध्यान रखना होता है कभी भी सेम लगन के अंदर मैरिज ना हो, क्योंकि जब गोचर प्रभाव करेंगे तो दोनों ही, मान लीजिए एक कुंडली 3 नंबर से, दूसरा व्यक्ति भी 3 नंबर की लगन कुंडली का आ गया, ऐसे में यदि मैरिज हो गई तो जो गोचर प्रभाव एक के ऊपर होंगे ना वो दूसरे पे होने लगेंगे। पहला वाला तलवार खींचेगा तो दूसरे वाले का काम है कम से कम उसको बैलेंस करे, वहां भी तलवार खींच जाएगी। ऐसे स्थिति में भी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होती है। इसीलिए मैंने कहा कि आप जब वो मैच मेकिंग करने उतरते हैं उनसे पहले आपको सबसे पहले लगन को ध्यान में रख के 3 बातें फिक्स कर लेनी है कि मेरे सोचने का ढंग सामने वाले के सोचने के ढंग से मैच करेगा, मेरे पार्टनरशिप के प्रति कुछ रवैया है, अगर हाँ तो उस हिसाब से, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है हमेशा याद रखिएगा वो होती है चंद्र कुंडली, क्योंकि मैरिज में जब कभी भी आप उस चार्ट्स को रीड करने जाते हो तो वो चंद्रमा के आधार पर मैत्री बताता है। अब कई बार क्या गड़बड़ होती है, मान लीजिए एक का चंद्रमा है 10 नंबर की राशि लेकर, एक का चंद्रमा है 11 नंबर की राशि लेकर। अब ये चंद्रमा क्या होता है, सॉफ्टवेयर में दोनों को शनि नजर आएगा, इस राशि का स्वामी शनि, इस राशि का स्वामी शनि। अब ऐसे व्यक्ति में अगर हमने मैरिज करा दी कि लड़के की कुंडली में चंद्रमा 10 नंबर का, लड़की की कुंडली की चंद्रमा 11 नंबर की, तो वहां पे पॉइंट्स में तो शनि ही शनि है। अब कोई ग्रह अपना ही शत्रु तो होगा नहीं, तो आपको तो दोनों एक ही उसमें दिखा देगा मित्र है, लेकिन ये बन जाएगा भकुट दोष। ऐसी कंडीशन में ये फॉर्मेशन कहलाएगा भकुट दोष। अब 2-12 का भकुट दोष है तो आर्थिक चीजों को लेकर हमेशा ऊपर नीचे चीजें बनने लगेंगी। इसीलिए इस बात को सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पे देखा जाता है कि ग्रह मैत्री की जब बात आती है तो ग्रह मैत्री एक इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन है सामंजस्य को बिठाने में। वहां पे कभी भी ऐसा कोई फॉर्मेशन भी मिल सकता है कि लड़की की कुंडली में चंद्रमा यहाँ पे बैठा था और लड़के की कुंडली का चंद्रमा यहाँ पे बैठा था। इस फॉर्मेशन में तो हम फिर भी ये कह लेंगे कि ये एक दूसरे से 4 और 10 का संबंध है, एक दूसरे को प्रोफेशन में सपोर्ट करेगा और एक उसको घर में सपोर्ट करेगा। यहाँ पे चीजें ठीक है, यहाँ पे आगे पीछे होने के कारण गड़बड़ थी, इसीलिए इन चीजों को ध्यान रखना। मान लीजिए 8 नंबर की राशि में चंद्रमा आ जाए, 1 नंबर की राशि में चंद्रमा आएंगे तो मंगल, लेकिन ऐसे में दोनों शराष्टक हो जाएंगे या 8 का संबंध 6 का संबंध हो जाएगा, ये चीजें नहीं चल पाएंगी। इसीलिए वहां पे पॉइंट्स को पकड़ने से पहले कुंडली में आके ये चेक कर लीजिए कि मेरा चंद्रमा सोचने का ढंग और सामने वाले व्यक्ति के चंद्रमा सोचने का ढंग, उसमें मन को लेकर मनोस्थिति कहाँ तक मैच करती है। ठीक है, अगर जहां पे भी आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठा है उस राशि का स्वामी का दूसरे पार्टनर की कुंडली में जहां पे चंद्रमा बैठा है उस ग्रह से मित्रवत संबंध है तो चीजें बनेंगी। मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा बैठा है लड़के की कुंडली में, अब मंगल जो है उसका लड़की की कुंडली में जहाँ चंद्रमा बैठा है उसके स्वामी के साथ यहाँ पे फ्रेंडलीनेस होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, मैरिज हो गई, मैरिज होने के बाद मन का स्वामी जो भी ग्रह बनेगा राशि स्वामी वो दूसरे उस पर्टिकुलर ग्रह से कनेक्ट नहीं कर रहा, तो जो दूसरे का सोचने का ढंग है, मनोस्थिति है, मन है, उसको नहीं समझ पाएंगे, फिर मन से दूरियां उत्पन्न होने लगेंगी। ठीक है, तो मैरिज के अंदर सेकंड उस पॉइंट को भी ध्यान रखना पड़ता है कि चंद्र कुंडली का जो स्वामी है आपकी कुंडली में उस पर्टिकुलर ग्रह का दूसरे व्यक्ति का जहाँ चंद्रमा बैठा है उसका जो स्वामी होगा आपकी कुंडली में उस पर्टिकुलर ग्रह से उसकी मित्रता होनी चाहिए, तब वो चीजें चलेंगी। जब ये फैक्टर्स समझ में आ जाए कि भाई मेरा क्या मकसद है और उसका क्या मकसद है, तब जाके एक कॉमन पॉइंट आएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमेशा जो लोग मुझे कंसर्न करने के लिए बोलते हैं मैं उनको बोलता हूँ बार बार, वो यही, अगर कोई कुंडली 3 नंबर से बनी हुई है, अब अगर ये व्यक्ति 5 नंबर से बनने वाली कुंडली के साथ अपनी मैरिज को कनेक्ट करके चला गया तो क्या हो गया, इस व्यक्ति के जीवन में दूसरा व्यक्ति जो जुड़ के आ रहा है वो छोटे भाई बहन का रोल निभाने जैसा, नेबर्स का रोल निभाने जैसा तो हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये पराक्रम मांग रहा है, अगर लड़की की कुंडली 3 नंबर से, लड़का 5 नंबर से लगन से आ रहा है, तो लड़की को साहस पराक्रम दिखाना पड़ेगा उस मैरिज के अंदर उस लड़के को सपोर्ट करने के लिए। जबकि 5 नंबर की लगन कुंडली के लिए अगर देखेंगे 3 नंबर लाभ में आएगा, तो हम ऐसा बोलेंगे आफ्टर मैरिज जिसका भी ये सिंह लगन बन रहा है उसको तो लाभ हो रहा है, लेकिन जो मिथुन लगन का व्यक्ति है वो लाभ की जगह संघर्ष पाएगा मैरिज में।
इसी तरीके से फर्स्ट हाउस 3 नंबर है, अगर ये उठ के मंगल के साथ ये छठे भाव से साथ मैरिज में कनेक्ट होने लगे कि 3 नंबर के लगन को आप 8 नंबर के लगन से मिला, तो फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन खड़े होने लगेंगे। यहाँ से अगर हम देखें कि ये शनि का है, अब आप बोलोगे भाग्य का स्वामी भी शनि, लेकिन 10 नंबर जो है वो अकेलेपन में चला जाएगा। इसीलिए लगन कुंडली को मैच करते समय आपके उस पर्टिकुलर लगन की दूसरे व्यक्ति का जो भी लगन है उससे क्या प्लेसमेंट है, इसको भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पे देखिएगा कि पहला व्यक्ति दूसरे के लिए बोझ तो नहीं बनने वाला, लाभ बन रहा है एक तो दूसरा बोझ बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सपोर्टिंग हैंड बन रहा हो तो चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कमेंट के आखिर में यही पूछा था, क्या इन चीज़ों को देखकर ये रिलेशंस आगे हाँ या ना करने चाहिए। तो हाँ और ना करने में जो आप फाइनली वो पॉइंट्स देखते हो 36 गुणों में ये समझ लीजिए, नाड़ी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। दूसरा है भकूट दोष, नाड़ी का दोष और भकूट दोष, ये 2 मेजर फैक्टर्स हैं, क्योंकि उनके पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर उसमें चुनौतियां हैं तो इसका मतलब है आपको अपनी मैच्योरिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उस मैरिज को सस्टेन करने में। इसीलिए सबसे पहले आप अपने इंडिविजुअल चार्ट में और इंडिविजुअल चार्ट के बाद अपने नवमांश को देखो, क्योंकि आप यूनिकली किसी एक मकसद से जन्म लेकर आए हो सकता है आपके जीवन के अंदर मैरिज से हटके ऊपर वाले ने कोई दूसरी चीज़ें ज़्यादा फैक्टर के तौर पे दी हो। ऐसी स्थिति में आपकी मैरिज तो होगी, लेकिन आपकी मैरिज होने के बावजूद भी वो लाइफ का मकसद कुछ और है, तो आप किसी दूसरे कामों में जुड़े हुए दिखेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मैरिज लाइफ के चार्ट्स के अंदर इस बात पे ध्यान रखना, ये हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मैं क्रॉस लगा दे रहा हूँ, ये हाउस और ये हाउस। अगर किसी कुंडली में इस हाउस के ऊपर और इस हाउस के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट है और स्पेसिफिकली 12th हाउस के ऊपर इम्पैक्ट होता है, तो मैरिज लाइफ के अंदर चैलेंजेस माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके सोने का भाव है, ठीक है, स्लीपिंग है। यहाँ पे जब कभी भी पाप प्रभाव होते हैं, चुनौतियाँ इस भाव में होती हैं, तो भी मैरिज लाइफ में चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। इसलिए कह रहा हूँ स्पेसिफिकली यहाँ पे आने वाला प्रभाव तो फैमिली के अंदर भी दिख जाएगा और आफ्टर मैरिज भी दिखाई देता है। यहाँ वाला ससुराल पक्ष के साथ दिखाई देता है, लेकिन यहाँ वाला पार्टनर के साथ दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ ग्रह इससे छठे भाव में बैठा हुआ है, सीधा सीधा इम्पैक्ट करेगा। इसीलिए कई बार आपकी कुंडली में यहाँ पे कोई ग्रह असर नहीं करता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे कोई ग्रह असर नहीं करता हुआ दिख रहा, लेकिन यहाँ पे ग्रह ने असर कर दिया, तो इसका मतलब हो सकता है आपकी मैरिज लाइफ के बाद किसी वजह से दूर दूर रहना पड़े। ये हाउस एक इंपॉर्टेंट हाउस होता है, इसको ध्यान रखना। अगर किसी भी लगन कुंडली के 12th हाउस में कोई पाप प्रभाव आ रहा है, शनि या फिर राहु केतु सूर्य ऐसे ग्रहों का, तो वहां पर भी हम मान के चल सकते हैं या तो मैरिज लाइफ में डिले होगा या फिर मैरिज लाइफ में चैलेंजेस होने का रिस्क रहेगा। लगन कुंडली में यहाँ देखने के बाद फिर नवांश में फिर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो उन फैक्टरों को ध्यान में रखते हुए ही आपको मेंटलिटी बनानी है कि जरूरी नहीं है कि पड़ोस में किसी की शादी ऐसी चली तो हमारी भी शादी वैसी चलेगी। आपका अपना एक नजरिया, जो भी सोचने का ढंग, जैसे वहां पे हमने निकाला राहु है, उसको उठा के ले जाके नवमांश में देखिए कि आप अपने मैरिज की तरफ किस तरीके से सोच रखते हैं। फिर चंद्रमा और सूर्य को भी उठा के नवमांश कुंडली में देखिए, आपका मन पार्टनरशिप्स के अंदर, मैरिज के अंदर कहाँ पे लगता है। वो चीज़ें पार्टनर जिसमें आप देख रहे हो, जिसका चार्ट, उसका मन कहाँ लगता है। अगर दोनों की चीज़ें आपस में मैच करती हैं, कनेक्ट होती हैं, और उसके बाद आपको प्रॉपर नाड़ी और भकूट मिलता है, यानी कि चाइल्ड बर्थ की सिचुएशन बनती है नाड़ी के आधार से, वो मिल रही होती है, तब जाके आप कहीं कनेक्ट हो पाते हो। फिर कुछ स्पेशल केस ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे मैरिज होती है बट दे आर नॉट कंसर्न अबाउट द चाइल्ड, उस कंडीशन में नाड़ी मैच नहीं भी हो रही क्योंकि उन्हें चाइल्ड नहीं चाहिए, उनकी मेंटेलिटी नहीं है, तो वहाँ पे वो वाला दोष का प्रभाव कुछ नहीं रह जाता, वो उसके बिना भी अपने आप को लेकर चल पड़ते हैं। इसीलिए वहाँ के पॉइंट्स को लगाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है, आपका नवमांश की कुंडली में किस तरीके से मैरिज या मैरिज को लेकर थॉट प्रोसेस है। क्योंकि यदि आपको आपके थॉट प्रोसेस के साथ वाला व्यक्ति मिला तो बहुत सारे लोग खुश हैं, नहीं तो कई बार क्या होता है, उनकी सोचने के ढंग के हिसाब से मैरिज नहीं चल रही क्योंकि उनका सोचने का ढंग अलग चल रहा है और जिंदगी उनको जो मिली है वो कुछ और सोचने के ढंग को लेकर चल रही है। ऐसे कंडीशन में फिर लोग दुखी होने लगते हैं। इसीलिए जब भी मैच मेकिंग को देखें, पॉइंट्स से पहले जाके ऊपर की 2-4 चीज़ों को बहुत ही स्ट्रिक्टली समझ के देखना। फर्स्ट हाउस लॉर्ड्स के आपस में संबंध, चंद्रमा जिस राशियों में बैठा है उनके आपस में क्या संबंध बन रहे हैं वो, देन 12th हाउस, और फिर इन सबके साथ जो अब बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखना। किसी भी कुंडली में जो तिथि होती है, तिथि लॉर्ड जिस दिन आप जन्म लेते हो उस दिन तिथि होती है, वो तिथि का स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो तिथि का स्वामी ही आपकी मैरिज लाइफ को सस्टेन करा सकने वाला ग्रह होता है, ये याद रखना। तो जो तिथि का स्वामी है आपकी कुंडली में, उसको पहले देख लेना कि आपकी कुंडली में जो भी
तिथि का स्वामी है, अगर दूसरे व्यक्ति का तिथि का स्वामी उससे फ्रेंडली है तो दोनों ही एफर्ट्स डालेंगे चीज़ों को सस्टेन करने में। लेकिन एक का तिथि स्वामी है गुरु और दूसरे का है राहु, तो हो गया बंटाढार। पूरी कुंडली ऊपर से चमकती चमकती दिखेगी, पूरा नवमांश चमकता चमकता दिखेगा और व्यक्ति यही कहता रह जाएगा कि मेरी शादी में चीज़ें चल क्यों नहीं रही। ठीक है, इसलिए ऊपर से देख के कभी ये डिसीजन नहीं आ सकता कि सर लगन कुंडली अच्छी है, नवमांश खराब दिख रहा है, नवमांश अच्छा दिख रहा है, लगन कुंडली अच्छी दिख रही है, फिर भी मैरिज में प्रॉब्लम्स होंगी। तो कंडीशन यहाँ से निकल के आएंगी कि आपका तिथि का स्वामी दूसरे के तिथि के स्वामी का दुश्मन है, आपस में एक दूसरे को कनेक्ट नहीं कर पा रहे। दूसरा फैक्टर, जिस दिन आपका जन्म हुआ अगर 7th हाउस का लॉर्ड उस दिन का डे लॉर्ड बन गया तो भी आपके चार्ट में मैरिज में ट्रबल्स आएंगी, या तो हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है या बनती नहीं है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान देना होता है। जिस दिन जन्म हुआ है उस दिन का स्वामी 7th हाउस या 7th हाउस के लॉर्ड से संबंध बनाता हो तो आपके अंदर एंगर एग्रेशन रह सकता है, उसको कंट्रोल करके आपको मैरिज के अंदर चलना पड़ेगा। इसलिए कुंडलियों के ऊपर ऊपर की चीज़ों के साथ साथ पंचांग की कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी मैरिज के प्रोस्पेक्ट में हमेशा ध्यान से देखना पड़ता है। मान लीजिए आपका डे लॉर्ड जिस दिन आपने जन्म लिया वही पर्टिकुलर ग्रह आपका तिथि स्वामी भी बन गया। तिथि स्वामी का काम है पानी बरसाना, इमोशंस बरसाना। अगर वो डे लॉर्ड बन गया तो वो सूर्य हो गया। सूर्य हो गया मतलब अग्नि बरसा देगा। रिश्ते को चलाने के लिए, फूल खिलाने के लिए जमीन पे पानी डालना पड़ता है। ठीक है, आप उसमें आग लगा दोगे तो पूरी मिट्टी जल जाएगी। इसीलिए जब ऐसा फॉर्मेशन आता है कि तिथि का स्वामी ही आपके जन्म का दिन जो पड़ रहा था उसका स्वामी बन गया तो भी मैरिज लाइफ में ट्रबल्स आते हैं। फिर मुझे कहना पड़ता है पंचांग दोष हो गया। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं बारीकियां जिनको आप ध्यान देना। कभी भी ऊपर से आप चीज़ें पूछोगे ना और ये बारीकियों का कुछ पता ही नहीं है, देख के हमने हाँ में हाँ कर दिया, हाँ ठीक है अच्छा दिख रहा है। ऊपर से दिखने वाली चमकने वाली गाड़ियाँ जरूरी थोड़ी है कि चलने में भी उतनी ही कंफर्टेबल हो जितना कि वो ऊपर से दिखने में। इसलिए कुछ ये चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। पहले पंचांग के अंदर डे लॉर्ड, तिथि लॉर्ड, फिर तिथि लॉर्ड दूसरे व्यक्ति के तिथि लॉर्ड के साथ उसका रिलेशन, और जो यहाँ पे चीज़ें बताई हैं फिर इसको लगाइएगा। अगर ये सब कुछ मैच होती हुई दिखती हैं, जो कभी पूरी मैच तो नहीं होती, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैच होता हुआ दिखे उतना एक कॉमन कंसर्न है। वही वाली बात है ना, हर एम्प्लॉय चाहता है उसको बहुत ज़्यादा सैलरी मिले और बॉस बोलता है इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं देंगे, लेकिन बीच में एक बार्गेन होते होते एक सिचुएशन आती है ना कि इस पैकेज पे मैं राजी हूँ। वैसे ही चीज़ों को यहाँ बैलेंस करना होता है कि कितने कॉमन पॉइंट्स ऐसे बनेंगे जिसपे आप हामी दे सकते हो। अगर हामी दे सकते हो तो फिर उसको ध्यान में रख के चीज़ों को आगे लेके जाते हैं। लास्ट में 2 चीज़ें बचती हैं। पहले होता है 8th हाउस के ऊपर कोई पाप प्रभाव ना हो, नहीं तो विडोशिप पीरियड होता है। दूसरा, आपकी कुंडली में जो दशाएं चल रही हैं, आपके पार्टनर की कुंडली में जो दशाएं चल रही हैं, उसमें जितनी फ्रेंडलीनेस होगी उतने लंबे समय तक आप मित्रवत होकर काम करोगे। अगर उसमें फ्रेंडलीनेस नहीं होगी तो भले कुंडली में कुछ भी चलता रहे, वो दशा के सोचने का ढंग बदलेगा, आप लोगों के बीच में सोचने का ढंग, नजरिए बदलते चले जाएंगे। इन चीज़ों को हमेशा कुंडली को मिलाते समय ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।